बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने जो टॉपिक स्टार्ट करना है दैट इज जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स एंड अल्कीन्स। मेजर फोकस आज के टॉपिक का हमारा अल्केन्स की प्रिपरेशन पर होगा, लेकिन कुछ टॉपिक या कुछ प्रिपरेशन मेथड्स जो अल्कीन के साथ भी रिजेंबल करेंगे वो भी आज के टॉपिक में हम इकट्ठे देख लेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में इजी हो। जैसे आपको कोल्स इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड मैंने एट अ टाइम तीनों के लिए पढ़ाया था, एट द सेम वे हम अल्कीन्स के लिए भी देखेंगे कि जो मेथड अल्केन्स के हैं उनमें से कुछ 2 या 3 मेथड्स जो हैं वो अल्कीन की प्रिपरेशन के भी होंगे। तो आज के लेक्चर का फुल फोकस हमारा इस तरफ होगा कि मेन जो है वो अल्केन्स कैसे सिंथेसाइज की जाती हैं, और इसी तरह जो है वो अल्कीन्स की सिंथेसिस को भी हम देखेंगे। और लास्ट का जो टॉपिक होगा वो हमारा अल्केन्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो आज के टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला मेथड जो अल्केन की प्रिपरेशन के लिए यूज किया जाता है, जिसकी बहुत बड़े पैमाने पर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं, द नेम ऑफ दैट मेथड इज हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अच्छा स्टूडेंट्स, इस टॉपिक के जो है वो 2 नेम हैं। इस टॉपिक का जब लेक्चर आता है या जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो वो आपसे पूछा जाता है कि आया इसको आप एक्सप्लेन कीजिए थ्रू सबैटियर सेंडेंस रिएक्शन के जरिए, या इसके लिए कहा जाता है कि हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जरिए जो है इसको एक्सप्लेन कीजिए। तो सबैटियर सेंडेंस रिएक्शन वो हाइड्रोजनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का सेकंड नेम है। तो आप लोगों ने इस टॉपिक को, इसके नेम को आप लोगों ने याद कर लेना है कि इस टॉपिक के अंदर जो अल्केन की प्रिपरेशन का है इसके 2 नेम है। अब इस मेथड के अंदर बेसिकली होता क्या है, इस मेथड के अंदर आप लोगों ने जो चीजें याद करनी है दैट इज द कंडीशन एंड कैटालिस्ट, और जो रिएक्शन के अंदर आपको जो चीजें मिलेंगी उसका स्टार्टिंग रिएक्टेंट क्या है, फाइनली रिएक्टेंट के एट द एंड ऑफ द रिएक्टेंट क्या चीज की फॉर्मेशन हो रही है। तो जब आप लोग इस चीज को देखेंगे फिर आपको ये चीजें क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, इन लेक्चर के हवाले से स्टूडेंट आपको एक चीज और बता दूं, वो ये है कि आप लोगों ने जब इन लेक्चर को देखना है या इन के क्वेश्चंस को, या जो इक्वेशंस हैं, सॉरी जो इक्वेशंस हैं आपके पास, जब आप इन इक्वेशंस को देखेंगे तो आपको ये 2 तरह से ये चीजें मिलेंगी। वन फॉर जनरल रिएक्शन एंड अदर इज द एग्जांपल या प्रॉपर जो है वो इक्वेशन होगी जो कि उस रिएक्शन के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो यहाँ पे हमने अभी क्या बात की कि जब आप इन इक्वेशंस को देखेंगे तो आपको इन रिएक्शंस के अंदर 2 तरह की चीजें मिलेंगी कि फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये इक्वेशन, जैसे यहाँ पे ये इक्वेशन दी गई है हाइड्रोजनेशन की, कि जब अल्कीन्स में हाइड्रोजन को आप ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल मेटल, टेम्परेचर की कंडीशन को आपने याद करना है दैट इज 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस पे, देन दिस डबल बॉन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू एन अल्केन। तो फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि आपने सिंथेसाइज क्या करना है, अल्कीन तैयार करनी है। किससे तैयार करनी है? अल्कीन से तैयार करनी है, ठीक है। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि एक निकल कैटलिस्ट हो, टेम्परेचर कितना है 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस, और जो कैटलिस्ट के साथ जो चीज आपने ऐड करनी है दैट इज योर हाइड्रोजन। नाउ वी विल हैव टू सी व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हाइड्रोजन विच इज गोइंग टू ऐड इन अल्कीन। तो इसका फंक्शन बेसिकली ये है कि आप जानते हैं H2 के अंदर 2 HH यानी 2 हाइड्रोजन के एटम है, और दोनों हाइड्रोजन के एटम ऐड होते हैं इस डबल बॉन्ड की जगह पे। इट मीन यहाँ पे जो इधर ArCH है, इस हाइड्रोजन के अंदर से एक हाइड्रोजन इधर ऐड होके इसको किस में कन्वर्ट करेगा, RCH2 में। इन द सेम वे ये डबल बॉन्ड खत्म होके सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड अदर हाइड्रोजन एटम will go to this carbon atom. As a result, it will also convert it into CH3 group. So this first reaction is the जनरल रिएक्शन है, जबकि सेकंड जो इसी का ही पार्ट होगा, यानी आपको अगर ये जनरल आप इक्वेशन आपको अगर नहीं समझ आती तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, या आप इस इक्वेशन को प्रोपीन तक, ब्यूटीन तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। तो आपको समझाने के लिए उन्होंने पहले आपको एक जनरल इक्वेशन का हवाला दिया, उसके बाद उन्होंने आपको एक प्रॉपर इक्वेशन लिख के दिखाई कि ये जो है इस तरह से रिएक्शन होगा। तो आपने स्टूडेंट इन रिएक्शन के अंदर इन कैटलिस्ट के नेम को, इन कंडीशंस को कंपल्सरी याद करना है। अगर आप इनको याद नहीं करेंगे तो आपको बोर्ड में इसके मार्क्स गिवन नहीं किए जाएंगे, क्योंकि इनके बगैर रिएक्शन ही स्टार्ट नहीं होता है।
ठीक है। तो रिएक्शन की कंडीशन, रिएक्शन का कैटालिस्ट और ये चीज कैसे हो रही है, इसको प्रॉपर वे में आप लोगों ने याद करना है। और द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ दिस रिएक्शन इज इथेन, दैट इज CH3 एंड CH3। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा। अब हम इस रिएक्शन का एक बड़े पैमाने पर यूज देखेंगे, दैट इज योर इंडस्ट्रीज। तो इंडस्ट्रीज में हम इनको कैसे यूज करते हैं? इंडस्ट्रीज में स्टूडेंट्स इनको यूज करने के लिए हम करते क्या है कि इसके लिए जो है वो ऑयल लिया जाता है और ऑयल्स को हम कन्वर्ट करते हैं बनास्पति घी में। तो इस फार्म में तो आप लोगों ने ऑयल्स को देखा ही होगा कि ये जो हाइड्रोजनेशन का प्रोसेस है, ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ निकल की कैटालिस्ट की मौजूदगी में करें, बल्कि इसके लिए जो है जो कैटालिस्ट निकल के अलावा यूटिलाइज किए जाते हैं, दैट इज योर प्लाटिनम, प्लाडियम एट रूम टेम्परेचर पर। लेकिन ये दोनों कैटालिस्ट जो हैं वो निकल के मुकाबले में थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, इसलिए मोस्टली हम इंडस्ट्री में जब ये रिएक्शन हमने बड़े पैमाने पर करना हो तो फिर हम प्लेटिनम या प्लेडियम नहीं बल्कि हम निकल को यूज करते हैं, बिकॉज निकल इज अ लेस एक्सपेंसिव मेटल एज कम्पेयर टू प्लेटिनम एंड प्लेडियम। उसके बाद स्टूडेंट इस रिएक्शन का एडवांटेज क्या है कि इस रिएक्शन की एक इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है कि इसके जरिए आप घी प्रोड्यूस कर सकते हैं। घी आपको पता है कि वो सॉलिड फॉर्म में होता है, रूम टेम्परेचर पर वो सॉलिड फॉर्म में रहता है। तो वो ये बता रहे हैं कि अगर आप इन ऑयल की हाइड्रोजनेशन करवा दें, बिकॉज आपको ये पता होना चाहिए कि जो अनसेचुरेटेड कंपाउंड होते हैं दैट इज द अल्कीन। ये जो ऑयल्स की फॉर्मेशन है, ये जो ऑयल्स के स्ट्रक्चर जो होते हैं इस फॉर्म में, ये जो एग्जिस्ट करते हैं, जो इनकी ऑयली नेचर है, वो ड्यू टू दी प्रेजेंस ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की वजह से होते हैं। तो इनकी अगर अनसैचुरेशन को आप खत्म कर देंगे बाय द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और तमाम डबल बॉन्ड इनमें सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो याद रखिएगा कि जो घी सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है वो बेसिकली सैचुरेटेड कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन घी के अंदर तमाम बॉन्ड जो हैं वो सिंगल होते हैं, दैट्स व्हाई वेजिटेबल घी आर नोन एज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन while oils are known as unsaturated फैटी एसिड्स होते हैं। तो इंडस्ट्रियली जब आप एप्लीकेशन किस तरह करते हैं कि घी की जब आप हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, सॉरी ऑयल्स की जब आप हाइड्रोजनेशन करवाते हैं तो उसके जरिए आपको वेजिटेबल घी है जिसको आप वनस्पति घी कहते हैं वो आपको हासिल होता है। इस तरह से इंडस्ट्रियल लेवल पे इस रिएक्शन की हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। उसके बाद इस रिएक्शन से बच्चों आपको क्या क्लियर हुआ कि आपने इस रिएक्शन से किस चीज की सिंथेसिस की, दैट इज बेसिकली योर अल्केन। इट मीन अगर यहाँ से अल्केन आपने सिंथेसाइज की है, फ्रॉम अल्कीन से सिंथेसिस कर रहे हैं आप, तो अल्कीन से सिंथेसिस करने पर अल्केन्स की फॉर्मेशन हो रही है। तो इसके अंदर आपको बताया था कि जब मैंने आपको रिएक्शन स्टार्ट करवाया, ये टॉपिक स्टार्ट करवाया, तो आपको साथ ही बताया था कि जो जो चीजें रिजेंबल करेंगी उनको हम एट द स्पॉट स्टडी करेंगे। इट मीन ये मेथड तो अल्केन की प्रेपरेशन का हुआ। अल्केन की प्रेपरेशन के लिए आपने स्टार्टिंग कंडीशन याद करनी है, दैट इज योर अल्कीन एज वेल एज हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 200 to 300 डिग्री सेल्सियस। सो इन द सेम वे इसी तरह के मेथड को आप अल्कीन की प्रेपरेशन के लिए भी तैयार कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ देखिएगा आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं करना बच्चों। ये जो आपके पास डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड से स्टार्ट लोगे, हाइड्रोजन ऐड करोगे तो ऑल डबल बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू अ सिंगल बॉन्ड, एज अ रिजल्ट अल्केन विल बी फॉर्म्ड। सो इन दिस रिएक्शन आप लोगों ने कंडीशन ये नोट की और इसके जरिए अल्केन की सिंथेसिस हुई। बट ये आपको मैंने यहाँ पे 5 पॉइंट लिखा है ताकि आपको अपनी बुक से ढूंढने में मुश्किल ना हो कि ये आपकी बुक के अंदर अल्कीन्स की जब आप प्रेपरेशन में जाएंगे तो अल्कीन्स की प्रेपरेशन का पॉइंट नंबर 5 है, ये आपको मिल जाएगा वहां पे। तो ये इक्वेशन के अंदर भी देखें, ये देखें अगेन हाइड्रोजन ही ऐड हो रही है, लेकिन इसका स्टार्टिंग मटेरियल अब अल्कीन नहीं है बल्कि क्या है, अल्काइन है, क्योंकि आप यहाँ पे सिंथेसिस किसकी कर रहे हो, अल्कीन। तो आपको इस टॉपिक के स्टार्ट में बताया था कि जो चीजें रिजेंबल करेंगी एट द स्पॉट पे वो आपको इकट्ठी आज ही पढ़ा दी जाएंगी ताकि आपको समझने में, कंपैरिजन करने में किसी किस्म की प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। इट मीन जब आप अल्काइंस की कंट्रोल्ड हाइड्रोजनेशन करवाते हैं, कंट्रोल से मुराद ये कि अगर आप इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आगे फर्दर ये हाइड्रोजन इस डबल बॉन्ड में भी ऐड होके इसको मुकम्मल जो है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पे कैटालिस्ट अब आपको निकल नहीं मिल रहा है बल्कि बच्चों क्या मिल रहा है, प्लेडियम, और इसके साथ जो एक और कैटालिस्ट है दैट इज बेरियम सल्फेट, और इसके साथ साथ आप इसमें एक सॉल्वेंट ऐड करते हैं दैट इज फिनोलिन।
ठीक है। इन तीनों चीजों को दैट इज बेरियम सल्फेट, प्लाडियम एंड किनोलिन, इसको हम एक और नए नाम से जानते हैं, दैट इज द लिंडलर्स कैटलिस्ट। तो इसका नेम आप लोगों ने याद करना है। इस कैटलिस्ट को हम क्या कहते हैं? लिंडलर्स कैटलिस्ट। और लिंडलर्स कैटलिस्ट बेसिकली क्या होते हैं? प्लाडियम, बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन। तो स्टूडेंट इसको अच्छी तरह से जहन में बिठाएं और उसके बाद इसको याद करें, उसको लिख के देखें और फिर इस इक्वेशन की प्रैक्टिस करें। तो अभी आपको मैंने क्या चीज बताई कि ये वो रिएक्शन है जो कि अल्केन की सिंथेसिस के लिए था। इसका स्टार्टिंग मटेरियल इथीन था। इसमें भी हाइड्रोजन ऐड है, निकल एट 200 टू 300 डिग्री सेल्सियस की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है। बट व्हेन यू विल टेक प्लेस दिस सेम रिएक्शन फॉर द synthesis of alkene, then again hydrogen will also add, but the starting material will not be alkene, but the starting material will be an alkyne. Alkyne is those compound which have triple bond between carbon to carbon. As a result, when hydrogen will add and controlled hydrogenation of alkyne will proceed in the presence of Lindlar's catalyst, then the two types of possibilities arises. When Lindlar's catalysis add in alkynes, then the synthesis of cis alkene will be formed. तो इसके अंदर क्या होगा? सिस का मतलब आपको बताया था चैप्टर नंबर 7 में कि सिस का मतलब होता है सेम, यानी इट मीन ये दोनों अल्काइल ग्रुप एक साइड पे हैं, ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे हो, तो इसको बोलते हैं कि ऐसी अल्कीन जिसमें दो ग्रुप एक साइड पे हो और दो ग्रुप एक साइड पे हो, तो उसको हम बोलते हैं सिस। सिस का मतलब होता है सेम। सो हमने यहाँ क्या देखा कि जब आप अल्काइंस में हाइड्रोजन को ऐड करोगे इन द प्रेजेंस ऑफ लिंडलर्स कैटलिस्ट, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा? सिस अल्कीन होगा। इन द सेम वे जब आप कंडीशन इसके लिए चेंज करोगे, अब यहाँ पे आपने लिंडलर्स कैटलिस्ट दैट इज प्लाडियम, बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन ऐड नहीं करना, बल्कि इसकी जगह पे आपने सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस पे आप करोगे। और अगेन यहाँ पे H2 ही ऐड किया जा रहा है, तो H2 में से दो हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी और एक हाइड्रोजन यहाँ ऐड होगी, और ये दोनों जो है वो ऑपोजिट साइड पर आते हैं, तो ट्रांस अल्कीन की सिंथेसिस होती है, बिकॉज ट्रांस स्टैंड फॉर ऑपोजिट। सो यहाँ पे भी अल्कीन ही सिंथेसाइज हो रही है, लेकिन अल्कीन की कौन सी टाइप है? दैट इज ट्रांस। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि जब आपने अल्केन तैयार करनी हो तो उसका फर्स्ट वे क्या है कि आप सबैटियस-हैंडन रिएक्शन के जरिए आप प्रोसीड करेंगे और आपका स्टार्टिंग मटेरियल अल्कीन होगा। ये तमाम चीजें होंगी जिसके जरिए अल्केन बनेगी। बट व्हेन यू विल सिंथेसाइज अल्कीन फ्रॉम पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस, it will proceed by two types of catalyst. One is Lindlar's catalyst. When Lindlar's catalyst is applied, then the formation of the product is known as cis alkene. But when this reaction take place in the presence of sodium and liquid ammonia at -33 degrees Celsius, then the product of this reaction is trans alkene. तो यहाँ तक आप लोगों ने इसको कंपेयर करके याद कर लेना है कि फर्स्ट मेथड जो था वो हमारे पास क्या था? बेसिकली ये जो आपके पास मैंने रिएक्शन स्टार्ट किए हैं वो अल्केन्स एंड अल्कीन्स की सिंथेसिस के लिए हैं। तो मेन हमारा फोकस किसके ऊपर रहेगा? अल्केन की सिंथेसिस पर रहेगा। लेकिन जो रिएक्शन अल्केन्स अल्केन्स के साथ साथ अल्कीन से भी मिलेंगे, यानी चीजें वही ऐड की जाएगी, तो फिर उसके साथ जो है वो मैंने आपको अल्कीन के लिए बता दिया है। तो एक और चीज बता दूं कि इस सेक्शन में आपको जो स्लाइड इस तरह ब्लू और व्हाइट कलर में मिलेंगी वो तमाम जो है वो रिप्रेजेंट करेंगी अल्कीन की सिंथेसिस को। लेकिन वो तमाम स्लाइड जो इस कलर में यानी आपको लेमन येलो कलर में या रेड के साथ जो आपको नजर आएंगी, ये सारी की सारी स्लाइड्स जो हैं वो अल्केन की सिंथेसिस को रिप्रेजेंट करेंगी। सो हमारा सेकंड वे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्केन के लिए क्या है? फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स को अंडरस्टैंड करने से पहले बच्चों आप लोगों ने याद करना है कि आप लोग अगर चैप्टर नंबर 7 पे जाएं तो आपको फंक्शनल ग्रुप जब मैंने पढ़ाए थे तो वहां फंक्शनल ग्रुप में आपको अल्काइल हैलाइड्स का जनरल फार्मूला बताया था। इट मीन अगर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो तो याद रखिएगा अल्काइल के लिए हमेशा हम क्या वर्ड इस्तेमाल करते हैं? आर। और हैलाइड्स को भी अभी से जहन में पक्का कर लीजिए कि हैलाइड्स का वर्ड जब भी आएगा तो उसके लिए फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? एक्स। इट मीन अल्काइल हैलाइड्स की सिंबल हमेशा क्या होगी? आर एक्स होगी। तो अल्काइल हैलाइड्स की स्टूडेंट सिंथेसिस हम कैसे करते हैं? अल्काइल हैलाइड्स ये देखें, इसका जनरल फार्मूला लिखा आर एक्स। सबसे पहले हर रिएक्शन की खूबी ये होगी यहाँ पे कि पहले ये रिएक्शन जनरल के लिए लिखे जाएंगे, फिर उसके बाद आप उसको स्पेसिफाई कर सकते हैं। ठीक है। तो अल्काइल हैलाइड्स में आपने क्या चीज ऐड करनी है? दैट इज योर जिंक मेटल। और उसके साथ आपने एक हेलोजन का एसिड ऐड करना है। हेलोजन एसिड को आपने H पॉजिटिव X नेगेटिव की फॉर्म में लिखना है।
तो जिनको मैंने रेड सर्कल किया हुआ है, दिस रेड सर्कल विल show that all these elements will combine with each other. As a result, with zinc, when combined with this X and this X, as a result it will be converted into ZnX2, यानी जिंक का डाइहेलाइड जो है वो फॉर्म होगा और पीछे क्या बच जाएगा H. इट मीन यहाँ से X निकल के किसके पास चला गया है, जिंक के पास चला गया है. तो ये अल्काइल ग्रुप अपनी डेफिशिएंसी बॉन्ड की किसके साथ फुलफिल कर लेगा, by making its bond with hydrogen atom. As a result, alkane will be formed. सो आप लोगों ने इस रिएक्शन में क्या देखा कि आपने अल्काइल हेलाइड से भी किसकी सिंथेसिस की है, अल्केन की सिंथेसिस की है, लेकिन आपके पास जो स्टार्टिंग चीजें हैं वो आप लोगों ने बच्चों याद करनी है, दैट इज योर जिंक मेटल एज वेल एज हेलोजन एसिड. सो अगर आप इस रिएक्शन को, इस जनरल इक्वेशन को रिप्लेस करते हैं किसी भी स्पेसिफिक इक्वेशन से, दैट इज योर मिथाइल आयोडाइड से, आर की जगह आप मिथाइल लगा दें और हेलोजन की जगह पे आप कोई भी लगा सकते हैं. तो आयोडाइड के साथ अगर आप लगाएंगे, इसी तरह हैलोजन एसिड में एक्स की जगह पे आप आई लगा देंगे, तो अगेन यही सेम सिमिलर रिएक्शन टेक प्लेस होगा और यहाँ पे जिंक आयोडाइड एज वेल एज ये जब हाइड्रोजन इस मिथाइल ग्रुप के पास जाएगी तो यहाँ पर मीथेन गैस की फॉर्मेशन होगी. सेम अगर आप अल्काइल हेलाइड, जरूरी नहीं है आप मिथाइल लें, आप कोई भी ब्रांच चेन कंपाउंड ले सकते हैं. इट मीन अगर ये ब्रोमीन इस पोजीशन पे लगा है और आप नंबरिंग इधर से करते हैं तो ये कंपाउंड क्या होगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन होगा. 2 ब्रोमोब्यूटेन में अगेन यहाँ देखें ये ब्रोमीन इस जिंक के पास जाएगी तो जिंक ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होगी. मे बी आपकी बुक में यहाँ पे कोई एरो डला हुआ हो या खाली ZnBr लिखा हो तो ये करेक्शन कर लीजिएगा. यहाँ पे ये ZnBr2 दैट इज जिंक ब्रोमाइड है और ये हाइड्रोजन इसकी जगह पर लग के यहाँ पे किस कन्वर्ट कर देगी, इसको एन ब्यूटेन के स्ट्रक्चर में. इट मीन ये हमारे पास डिफरेंट तरह की एग्जांपल्स हैं. आपको इनमें से एक जो प्रॉपर इक्वेशन जो सही से याद हो सकती है, एक जनरल इक्वेशन करेंगे आप तैयार और एक जो है वो आप कोई भी इन दोनों में से एक इक्वेशन को आप तैयार अच्छे से कर लीजिए. तो ये तो हो गया अल्काइल हेलाइड से सिंथेसिस का मामला. अल्काइल हेलाइड्स के साथ बच्चों ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आया है, दैट इज हाइड्रोजिनोलाइसिस. हाइड्रो का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, लिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाना. इट मीन कि अगर आप अल्काइल हेलाइड ही लें इन द सेम वे जैसे कि आपने यहाँ किया था, जैसे यहाँ देखिए ये अल्काइल हेलाइड था लेकिन यहाँ आप हेलोजन एसिड के साथ जिंक मेटल ऐड कर रहे हैं. लेकिन हाइड्रोजिनोलाइसिस में क्या होता है कि आप अल्काइल हेलाइड्स में हाइड्रोजन की एडिशन करते हैं और इसके साथ साथ आप प्लाडियम प्लस चारकोल का अमेजा लेते हैं एज अ कैटलिस्ट. अब यहाँ पे जो वर्ड है दैट इज चारकोल. चारकोल का मतलब होता है कोयला या कार्बन ब्लैक. तो कार्बन के लिए या चारकोल की बात जब भी होगी तो उसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज योर कार्बन सिंबल से इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम कैटलिस्ट. तो जब भी अल्काइल हैलाइड्स हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होते हैं तो हम ये कहते हैं कि इसमें हाइड्रोजीनेशन होती है. इट मीन कि सबसे पहले ये वाला बॉन्ड क्या होगा, क्लीव होगा. क्लीव का मतलब क्या है, टूट जाएगा. इट मीन एट द सेम टाइम ये बॉन्ड क्लीव भी होगा एंड अनदर टाइम ये हाइड्रोजन इसकी जगह पर ऐड भी होगी. इट मीन हाइड्रोजिनोलाइसिस जो वर्ड है इट विल रिप्रेजेंट द हाइड्रोजिनेशन अकम्पेन्ड बाय द बॉन्ड क्लीवेज. इट मीन ये जो अल्काइल ग्रुप और ये जो हेलोजन ग्रुप है इनके दरमियान में जो बॉन्ड होगा दैट विल बी ब्रेकन डाउन. एज ए रिजल्ट in place of this halogen group hydrogen will be added. As a result alkane will form as well as halogen acid will be formed. तो आप चाहें तो इस इक्वेशन को CH3X लिखें प्लस H2 और यही सेम आप कैटलिस्ट रखेंगे तो यहाँ पे मीथेन गैस बन जाएगी और इसके साथ जो है वो आपके पास HCl जो है इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी. तो ये एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको स्टूडेंट छोड़ना नहीं है. दैट इज हाइड्रोजिनोलाइसिस. हाइड्रोजिनोलाइसिस का मतलब क्या है कि इसमें एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो रही है इन दी और साथ ही इसके बॉन्ड की क्लीवेज भी हो रही है. तो कोई ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉन्ड की क्लीवेज भी हो और हाइड्रोजन की एडिशन भी हो, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजिनोलाइसिस और इसके लिए कैटलिस्ट को आप लोगों ने याद करना है. तो बार बार आपको कह रही हूँ कि आप लोगों ने इसके हवाले से कोई लापरवाही नहीं करनी. तो यहाँ देखें अभी आपको पहला रिएक्शन मैंने क्या बताया कि फर्स्ट रिएक्शन में आपने स्बैटियर सेंडेंस रिएक्शन के बारे में पढ़ा. स्बैटियर सेंडेंस रिएक्शन के अंदर आपने देखा अल्केन की सिंथेसिस की फ्रॉम अल्कीन से और इसके सेकंड स्टेप में जब आप अल्कीन की सिंथेसिस की तरफ गए थे तो उसके लिए आपने लिंडस कैटलिस्ट सोडियम लिक्विड अमोनिया एट -33 डिग्री सेल्सियस पे यूटिलाइज किया था और उनका स्टार्टिंग मटेरियल क्या था, अल्काइंस था और उसमें भी हाइड्रोजन की एडिशन थी.
इसी तरह जो सेकंड मेथड अल्केन की प्रेपरेशन का था, दैट इज योर अल्काइल हैलाइड्स, और उसके लिए आपने जिंक कैटलिस्ट को इन द प्रेजेंस ऑफ हैलोजन एसिड यूज किया, फिर हाइड्रोजिनोलाइसिस को आपने देखा। अब अगेन ये वही हमारे पास स्लाइड आ गई है जो भी आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि ये स्लाइड रिप्रेजेंट करेगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ अल्कीन्स को। तो यहाँ पे ऐड करने का मकसद क्या है कि यहाँ आपके पास वही अल्काइल हैलाइड्स यूटिलाइज हो रहे हैं। यहाँ देखें कि ये आपके पास क्या है, अल्काइल हैलाइड्स ही हैं, ठीक है। तो यहाँ देखें ये RCH CH2 और ये X, तो इसको मैंने जरा खोल के लिख लिया है। और इस रिएक्शन के अंदर आप यहाँ देखें इसका स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा, इसके साथ अल्कोहलिक OH। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो इनके अंदर अल्काइल हैलाइड्स के साथ दीगर चीजें क्या थी, हेलोजन एसिड था और साथ जिंक कैटलिस्ट था। तो आप इसको कंपैरिजन में लिख के, यानी एक आप सेंटर में लाइन डालिएगा कॉपी के पेज पे, एक तरफ लिखेगा अल्केन और एक तरफ लिखेगा अल्कीन, और इस तरह से कंपेयर करके इन रिएक्शन को जब आप याद करेंगे तो ये आपके लिए अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो जाएगी। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, दैट इज अल्कोहलिक KOH। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। अल्कोहलिक KOH को आप जब आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको ये वर्ड बार बार नजर आएगा। तो अल्कोहलिक KOH का फंक्शन क्या होता है, अल्कोहलिक KOH। तो यहाँ हम ये बात कर रहे हैं कि जब अल्कोहलिक KOH को हम यूज करते हैं तो अल्कोहलिक KOH यूज करने पे ये होती है स्टूडेंट्स, दो कार्बन जो साथ साथ हो उनको हम बोलते हैं विसिनल, ठीक है। जो कार्बन साथ साथ हो उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करते हैं, विसिनल। तो अल्कीन की फॉर्मेशन के लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि अगर आप स्टार्टिंग मटेरियल अल्काइल हैलाइड्स ले रहे हैं तो अल्काइल हैलाइड में दो जो साथ साथ कार्बन होंगी उन वहां से दो एटमों की रिमूवल होगी। एज ए रिजल्ट जब दो एटम रिमूव हो जाएंगे तब यहाँ पे कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, या दूसरे लफ्जों में आप ये कह सकते हैं कि ये एटम अपना पूरा बॉन्ड का पेयर यहाँ छोड़ देगा और ये एटम पूरा बॉन्ड का पेयर लेके निकलेगा। एज ए रिजल्ट ये X नेगेटिव की फॉर्म में होगा और पोटाशियम के K पॉजिटिव से रिएक्ट करके ये X बना देगा। इसी तरह ये H इस OH नेगेटिव के साथ कंबाइन होकर क्या बना देगा, वाटर। तो ये तो इक्वेशन थी फॉर जनरल इक्वेशन, और अगर आप इस R की जगह पे एक और H ग्रुप लगाते हैं तो ये सिंपलेस्ट जो है वो आपके पास एक कंपाउंड है, दैट इज इथाइल ब्रोमाइड। और जब ये अल्कोहलिक OH के साथ रिएक्ट करेगा तो ये ब्लू और ब्लू रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये दोनों वाटर बना देंगे, पोटाशियम ब्रोमीन से मिलके KBr बना देगा। और चूंकि ये दोनों बॉन्ड रिमूव हुए हैं तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, दैट इज इथीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। इन द सेम वे ये आपके पास स्टूडेंट्स एन प्रोपाइल ब्रोमाइड है, और जब ये अल्कोहलिक OH से यूज होगा तो यहाँ देखें एक कार्बन से याद रखिएगा ब्रोमीन निकलेगी, दूसरे कार्बन से जो है वो H निकलेगा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही कार्बन से ब्रोमीन निकाल दें और एक ही कार्बन से H निकाल दोगे, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन के लिए जरूरी क्या है कि दो कार्बन साथ साथ प्रेजेंट हो। इट मीन दोनों कार्बन के लिए, इसलिए आपको पहले यहाँ खोल के लिख कर दिखाया कि ये ब्रोमीन एक कार्बन के साथ अटैच है तो इस कार्बन से क्या निकलेगी, हाइड्रोजन। एज ए रिजल्ट यहाँ पे फिर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो उम्मीद करती हूँ ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह इसी का ही सेकंड एक और मेथड है। अभी ये दो मेथड आपको मैं बता रही हूँ अल्कीन की सिंथेसिस के लिए, और यहाँ पे भी देखें साथ साथ कार्बन है। पहले तो आपने देखा अल्काइल हैलाइड्स था, लेकिन अगर आप इस हाइड्रोजन की जगह पे एक और हैलोजन लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं विसिनल डाई हैलाइड। विसिनल होता है जिसका हम आम या कॉमन लैंग्वेज में वर्ड इस्तेमाल करते हैं फ्रेंड्स, कि जो दोस्तें होती हैं उनके लिए हम फ्रेंड्स कहते हैं। इन द सेम वे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में अगर दो कार्बन साथ साथ हो तो उनके लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है विसिनल, एंड विसिनल वर्ड जो है वो रिप्रेजेंट करता है एडजेसेंट को, यानी साथ साथ को। जैसे दो साथ साथ कार्बन जो हैं उनके ऊपर दो हेलोजेंस के एटम अगर अटैच हो तो ऐसे कंपाउंड कहलाते हैं विसिनल डाई हैलाइड। डाई स्टैंड फॉर टू एंड हैलाइड स्टैंड फॉर हेलोजेंस। इट मीन टू हेलोजेंस के एटम है जो साथ साथ दो कार्बन पर अटैच हुए हुए हैं। लेकिन ये रिएक्शन जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मेथानॉल या एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में भी हो सकता है। तो यहाँ पर भी ये देखें वही चीज होगी कि इन दोनों जगह से अल्कीन की फॉर्मेशन के लिए दो साथ साथ कार्बन एटम से दो हैलोजेंस के एटम की रिमूवल जो है वो कंपलसरी हो जाएगी। एज ए रिजल्ट जब दो हैलोजेंस के एटम निकलेंगे ये दोनों जिंक के साथ कंबाइन होकर जिंक हैलाइड फॉर्म करेंगे, और एज वेल एज यहाँ पे अल्कीन की सिंथेसिस होगी। इन द सेम वे यहाँ पर भी अगर आप देखें तो 2,3 डाई ब्रोमो ब्यूटेन को जब आप जिंक डस्ट इन द प्रेजेंस ऑफ मिथाइल अल्कोहल के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो यहाँ पर 2 ब्यूटीन एज वेल एज जिंक ब्रोमाइड की फॉर्मेशन होती है।
तो अभी बच्चों आपने क्या देखा, सेकंड मेथड हमारे पास क्या था, दैट इज फ्रॉम अल्काइल हेलाइड्स। अल्काइल हेलाइड के मेथड से आपने क्या तैयार की, अल्केन की सिंथेसिस की थी, और अल्केन की जब आपने सिंथेसिस की थी तो उसके लिए आपने स्टार्टिंग मटेरियल अल्काइल हेलाइड लिया, लेकिन इसके साथ आपने जिंक डस्ट एज वेल एज हेलोजन का एसिड यूटिलाइज किया था। But when you have to synthesize alkene from alkyl halide, then the reactant ये जो condition इसके लिए compulsory थी, that is alcoholic QH। और यहाँ पे अल्कोहलिक QH क्या करती है, दो साथ साथ कार्बन से एक जगह से हाइड्रोजन और एक जगह से हेलोजन को रिमूव करती है, और ये मेथड कहलाता है डीहाइड्रो। डीई का मतलब होता है रिमूवल, यहाँ पे याद रखिएगा। डीई का जो वर्ड होता है सिंपल, वो कहलाता है रिमूवल के लिए, दैट इज डी हाइड्रो हेलोजिनेशन। यानी कौन कौन से एटम रिमूव हो रहे हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरी क्या रिमूव हो रही है, हेलोजिन एटम। तो ये मेथड हमारे पास क्या कहलाएगा, डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हेलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक क्यूएच। तो यहाँ पे किसकी सिंथेसिस होती है, अल्कीन की। इसी तरह इसी अल्कीन का एक और मेथड भी था, क्योंकि ये भी हेलाइड से रिलेटेड है, लेकिन यहाँ पे जो हेलाइड यूटिलाइज करने हैं आपने, दैट इज विस्नल डाइहेलाइड्स। यहाँ पे भी देखें, ये इस डीई की बात करी थी, डीई स्टैंड फॉर रिमूवल। अब यहाँ हाइड्रोजन नहीं बल्कि दोनों एटमों से दो हेलोजन के एटम रिमूव हो रहे हैं, दैट इज डी हेलोजिनेशन ऑफ विस्नल डाइहेलाइड्स इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक मेटल एंड मेथानॉल और एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो सकता है, और यहाँ पे भी अल्कीन की सिंथेसिस होगी। तो ये तो टू मेथड से उम्मीद करती हूँ वहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आप लोगों को जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने कोल इलेक्ट्रोलिटिक मेथड पढ़ाया था, वहां पे डी कार्बोक्सिलेशन आपने पढ़ी थी मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड की, ये उसी का ही बी पार्ट है, ठीक है, ये इसी रिएक्शन का बी पार्ट है। और यहाँ पे आपने यूज कोल इलेक्ट्रोलिटिक मेथड को नहीं करना, लेकिन इसका स्टार्टिंग रिएक्टेंट वही है, दैट इज सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड। और इसका अभी आपको बताया कि रिएक्शन का स्टार्ट आपने जनरल से लेना है, लेकिन इसके लिए आपने ये फार्मूला याद करना है, दैट इज क्विक लाइम। क्विक लाइम बेसिकली क्या होता है, जिसको आप बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको आप आम लैंग्वेज में बोलते हैं अनभुजा चूना। अनभुजा चूना क्या होता है, ये जो व्हाइट वॉश के लिए कॉमन जो लोग अगर घरों में इस्तेमाल करते हैं, सिंपल, अगर आप उसको वाटर में डिप नहीं करोगे तो वो वाटर में सोक नहीं हुआ हुआ होता, तो वो सिंपल जो चूना आप बाजार से लेकर आते हो जो जिसके अंदर वाटर शामिल ना हो, दैट इज नोन एज द क्विक लाइम। तो क्विक लाइम के साथ अगर आप कास्टिक सोडा, एंड द फार्मूला ऑफ कास्टिक सोडा इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसको बच्चों आप लोगों ने तैयार करना है, इस फार्मूला को। और जब कास्टिक सोडा जो है वो क्विक लाइम के साथ रिएक्ट करेगा तो दोनों की रिएक्शन से क्या हो जाएगा, यहाँ देखें ये मेथड है डी कार्बोक्सिलेशन। यहाँ इसके अंदर आपके लिए वर्ड इस्तेमाल किया गया डी, डी ई स्टैंड फॉर रिमूवल। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। अब कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है यहाँ पे सी डबल ओ ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। इट मीन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में जो है ये मॉलिक्यूल निकल जाएगा। इट मीन जैसे ही ये CO2 की फॉर्म में निकलेगा तो ये CO2 जो है वो इस सोडियम के साथ कंबाइन होगी। अच्छा, पहले तो आप इसका सिंपल वे देख लें। यहाँ देखें, ये है सोडियम साल्ट ऑफ एन एसिड। आपने क्या बनानी है, इसे अल्केन की सिंथेसिस करनी है इन द प्रेजेंस ऑफ क्विक लाइम। क्विक लाइम में ये देखें NaOH है, ये सोडियम और ये सोडियम दोनों मिलेंगे, क्या बनेगा, NO2। ठीक है, इसके बाद ये कार्बन है, ये कार्बन एज इट इज आ जाएगी। उसके बाद इस कार्बन के साथ एक ये ऑक्सीजन है, एक ये ऑक्सीजन है, और एक ये ऑक्सीजन है। तो टोटल कितनी ऑक्सीजन हो गई, 3। तो ये दोनों आपस में मिलके क्या बनाएंगे, सोडियम कार्बोनेट, दैट इज Na2CO3। और इसके बाद पीछे क्या बचा है, सिर्फ H बची है, और यहाँ पे R बचा हुआ है, तो ये RH मिलके क्या बना लेंगे, अल्केन की सिंथेसिस करेंगे। तो ये स्टूडेंट इंपॉर्टेंट मेथड है, ये भी कोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से ही मिलता है। लेकिन इसके अंदर फर्क क्या है, अभी आप इसकी एग्जांपल पे जरा फोकस करें। यहाँ देखें कि ये कंपाउंड है, दैट इज सोडियम प्रोपायोनेट। यानी इसको हम सोडियम प्रोपायोनेट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये जो है वो प्रोपानोइक एसिड का जो है वो साल्ट है, और कौन सा साल्ट है, दैट इज दियर सोडियम साल्ट। तो इसलिए इसको बोलते हैं सोडियम प्रोपायोनेट। तो अगेन यहाँ पे भी देखिए, जब आप क्विक लाइम को यूज करेंगे तो यहाँ से Na2 और ये कार्बन ये अपने साथ लेके निकलेगी। इट मीन आपका स्टार्टिंग रिएक्टेंट में अगर 3 कार्बन आ रही हैं तो प्रोडक्ट में एक कार्बन कम हो रही है। प्रोडक्ट कौन से हैं, इथेन। जो जो ये होते हैं साइड प्रोडक्ट, और ये होते हैं स्टूडेंट्स मेन प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट के अंदर देखें, एक और एक कितनी कार्बन है, 2।
यहाँ पर अगर आप काउंट करें तो 1 2 एंड 3। तो अभी आप लोगों को आज के लेक्चर में तो जब तक आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो फिर से नेक्स्ट ऑनवर्ड लेक्चर में ये असाइनमेंट दूंगी ताकि आपको समझ आएगी कि अगर आपके पास स्टार्टिंग के अंदर 3 कार्बन हो और प्रोडक्ट में आपने कोई एक कार्बन कम करनी हो तो कौन सा वे यूटिलाइज किया जाता है, दैट इज डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड आइदर थ्रू क्विक लाइम और थ्रू कोल्ड इलेक्ट्रोलिटिक मेथड। तो ये जो है वो अपने माइंड में रखिएगा, इसको आगे हम रिएक्शन के अंदर फर्दर यूटिलाइज करेंगे। तो इसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि अभी आपको बताया कि एक रिएक्टेंट एक कार्बन अगर ज्यादा हो तो प्रोडक्ट के अंदर एक कार्बन जो है वो आपको लेस मिलती है और ये इस रिएक्शन की एक तरह से एप्लीकेशन कहलाती है। उसके बाद स्टूडेंट नंबर 4 है एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर बुक, दैट इज फ्रॉम कार्बोनाइल कंपाउंड फ्रॉम एल्डिहाइड्स और कीटोन। सबसे पहले तो आपको एल्डिहाइड्स और कीटोन्स के फार्मूलाज को यूज करना है या याद करना है। तो यहाँ देखें C double bond O, अगर सिंपल C डबल बॉन्ड हो दैट इज दिस बॉन्ड इज नोन एज द कार्बोनाइल ग्रुप। अब इस कार्बोनाइल ग्रुप के लिए याद रखिएगा बच्चों की दो तरह की कंडीशंस हो सकती हैं। अगर ये कार्बोनाइल ग्रुप दो अल्काइल ग्रुप के दरमियान में सैंडविच हो देन दिस ग्रुप इज नोन एज द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। when this carbonyl group is sandwiched between hydrogen atom and another alkyl group। अब ये alkyl group जरूरी नहीं है, मिथाइल हो, इथाइल, प्रोपाइल एंड सो ऑन हो सकता है। तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाता है एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप। तो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप या एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप अगर आ जाते हैं तो कार्बोनाइल कंपाउंड के अंदर हमारे पास यानी सी डबल बॉन्ड हो तो कार्बोनाइल कंपाउंड कहलाते हैं। इनके आगे से दो फर्दर कैटेगरीज हैं, वन इज एल्डिहाइड एंड कीटोन। और एल्डिहाइड के लिए क्या जरूरी है कि एक हाइड्रोजन टर्मिनल पोजीशन पे हो। कीटोन के लिए कंडीशन ये है कि कार्बोनाइल ग्रुप दो अल्काइल ग्रुप के दरमियान में सैंडविच हुआ हुआ हो तो उसको हम कहते हैं कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप। तो कहते हैं कि अगर आप एल्डिहाइडिक या कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की रिडक्शन करवा देते हैं तो रिडक्शन करवाने के दो वेज हैं। तो स्टूडेंट आपकी बुक में ये ऐसे ओपन करके नहीं लिखा गया, तो पहली चीज आपने बुक में ये क्लियर कर लें जहां पे ये इक्वेशन दी गई है इन इक्वेशन के साथ ये वर्ड ऐड कर लें, क्योंकि जो गुजरावाला बोर्ड के पेपर्स आते हैं उनमें मोस्टली बाय नेम रिएक्शन पूछे जाते हैं कि व्हाट इज क्लीमेंजन रिडक्शन या व्हाट इज वुल्फ किशनर रिडक्शन। तो इनके नेम पहले आप याद करेंगे, इनके स्पेलिंग को आप एज इट इज तैयार करेंगे कि ये है क्लीमेंजन और ये है वुल्फ किशनर रिडक्शन। ठीक है, तो इन दोनों वे से जो है वो क्या की जाती है, दैट इज द रिडक्शन का प्रोसेस किया जाता है। और क्लीमेंजन रिडक्शन में क्या करते हैं बच्चों के कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप की रिडक्शन किस में की जाती है, अल्केन में। इसके लिए आपने कैटलिस्ट के नेम तैयार करने हैं, दैट इज जिंक अमेल्गम एंड HCl। वुल्फ किशनर रिडक्शन के कैटलिस्ट क्या होते हैं, हाइड्राजीन। हाइड्राजीन का फार्मूला आप तैयार करोगे दैट इज N2H4 इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इस बात को समझाने के लिए मैंने ये वर्ड इसलिए आप यहाँ पे अलग से लिख दिए हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। आपने वुल्फ किशनर रिडक्शन के लिए अगर पेपर में आता है तो इसका स्टार्टिंग मटेरियल याद रखिएगा, वुल्फ किशनर के लिए एल्डिहाइड होता है, क्लीमेंजन की रिडक्शन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल एसीटोन दैट इज कीटोन होती है। तो कीटोन की रिडक्शन की जाती है। अब रिडक्शन से यहाँ क्या मुराद है, रिडक्शन होती है बेसिकली स्टूडेंट एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। इट मीन जब भी कार्बोनाइल ग्रुप की रिडक्शन होती है तो याद रखिएगा कार्बोनाइल ग्रुप ऑलवेज रिड्यूस टू अ मैथिलीन ग्रुप। मैथिलीन बोलते हैं CH2 ग्रुप को, ठीक है। CH2 ग्रुप को हम क्या कहते हैं, मिथाइलीन या मैथिलीन ग्रुप बोलते हैं। तो जब भी इस ऑक्सीजन की जगह पे हाइड्रोजन आ जाएगी और डबल बॉन्ड उसका खत्म हो जाएगा तो ये कहलाती है रिडक्शन। इट मीन कार्बन पहले याद रखिएगा कि अगर आप स्टार्टिंग में 3 कार्बन वाला कंपाउंड ले रहे हैं तो प्रोडक्ट में भी आपके पास 3 कार्बन वाले ही एलिमेंट रहने चाहिए। अब ये स्टूडेंट आपके पास जो है वो डी कार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही, यानी इसका एक कार्बन कहीं लूज नहीं हो रहा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन जो है वो इस एच के साथ कंबाइन होकर वाटर बना देगी और इस ऑक्सीजन की जगह पे और डबल बॉन्ड की जगह पे क्या लग जाएगा, हाइड्रोजन लग जाएगा। एज ए रिजल्ट अगर ये 3 कार्बन वाला कंपाउंड है तो प्रोडक्ट के अंदर भी 3 कार्बन वाली अल्केन दैट इज प्रोपेन तैयार होगी। इसके लिए जो आपने कैटलिस्ट याद करना है ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, अगेन एंड अगेन रिपीट कर रही हूँ कि क्लीमेंजन रिडक्शन का जो कैटलिस्ट होगा दैट इज जिंक अमेल्गम। अमेल्गम का वर्ड स्टूडेंट स्टैंड्स फॉर मरकरी मेटल के लिए होता है। तो जिंक अमेल्गम बोलते हैं जिंक एंड मरकरी के अमेजे को, और इसके साथ साथ HCl को यूटिलाइज किया जाता है। इट मीन अगर आपके पास कोई भी कीटोन हो तो कीटोन जो है वो हाइड्रोजन और इन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में अल्केन में
कन्वर्ट हो जाएगी और ये प्रोसेस कहलाएगा क्लीमेंजन रिडक्शन। तो इसको जो है वो क्लियर करके याद कीजिएगा। इसके अंदर ये ना हो कि आप कीटोन लिख दें लेकिन कंडीशन ये वाली डाल देंगे तो फिर ये आपके पास रिएक्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट चीज जो स्टूडेंट डिपेंड करती है दैट इज योर एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप, और इस कंपाउंड का नेम होता है एसीटोन और इस कंपाउंड का नेम होता है एसीटैल्डिहाइड। ठीक है, इसके अंदर यहाँ कार्बन काउंट कर लीजिए, एक कार्बन और ये सेकंड कार्बन है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट में आपको कंपाउंड मिलेगा दैट विल आल्सो एन अल्केन, और ये भी 2 कार्बन वाला अल्केन है। और यहाँ देखें ये N2H4 किसका फार्मूला है, दैट इज हाइड्राजीन इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एट 200 डिग्री सेल्सियस पे ये सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप बी कन्वर्ट हो जाएगा और फाइनली ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट होगा, अल्केन में। तो इसको आप लोगों ने तैयार करना है। तो एक छोटी सी हिंट आपको बता देती हूँ, अब आप डिपेंड करता है कि आप लोग उसको कैसे लेते हैं। कुछ स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि मैम हम ये कैटलिस्ट को तो याद कर लेते हैं लेकिन प्रॉब्लम होती है कि हमें ये भूल जाता है कि आया क्लीमेंजन के अंदर एल्डिहाइड लेना है या वुल्फ किशनर के अंदर एल्डिहाइड लेना है, या इस तरह से क्रॉस जो है वो हमारे माइंड में इतनी सारी इक्वेशंस होती हैं तो हम लोग मिक्स अप कर जाते हैं। तो इसकी ट्रिक जो है वो आपके लिए बता देती हूँ। देखिए वुल्फ के अंदर वर्ड आता है ओ, ठीक है, वुल्फ के अंदर क्या वर्ड आ रहा है, ओ। एसीटोन या कीटोन जो फंक्शनल ग्रुप है उसके अंदर भी वर्ड क्या आ रहा है, ओ। तो इट मीन ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जहां पे आपने वुल्फ किशनर वाला होगा इट मीन वहां एसीटोन नहीं लेनी, ठीक है, ये एक दूसरे के ऑपोजिट है। ये दोनों ओ को इकट्ठे कंबाइन नहीं करना है। तो उम्मीद करती हूँ ये बात क्लियर होगी होगी कि अगर वुल्फ के अंदर ओ है और कीटोन के फंक्शनल ग्रुप में ओ है तो इन दोनों ओ को इकट्ठा नहीं करना बल्कि इनको डिफरेंट इक्वेशंस के अंदर होना चाहिए। तो यहीं से आप पिक कर जाओगे कि वुल्फ किशनर के अंदर स्टार्टिंग मटेरियल एल्डिहाइड होगा और क्लीमेंजन के अंदर स्टार्टिंग मटेरियल एसीटोन होगा, क्योंकि इन दोनों सेम को एक जगह पे आपने नहीं रखना है। तो बाकी आपके लिए डिपेंड करता है, ये जैसे एक छोटी सी ट्रिक थी ताकि आपको इस रिएक्शन को याद करने में प्रॉब्लम ना हो, एंड इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो अभी आपको बताया कि क्लीमेंजन के अंदर कीटोन की रिडक्शन की जाती है अल्केन में, जबकि वुल्फ किशनर के अंदर एल्डिहाइड की रिडक्शन की जाती है अल्केन में इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजीन एज वेल एज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। उसके बाद बच्चों नंबर 5 पर आता है दैट इज फ्रॉम ग्रीक नॉर्ड रिएजेंट्स। अब ये आपके लिए वर्ड नया होगा, दैट इज ग्रीक नॉर्ड रिएजेंट। जैसे आपको भी बताया कि अल्काइल हेलाइड्स का जनरल फार्मूला आर एक्स होता है, इन द सेम वे ग्रीक नॉर्ड रिएजेंट्स का जनरल फार्मूला आर एम जी बी आर या अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड्स होते हैं। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं कि अगर आप मैग्नीशियम मेटल लें, साथ ब्रोमाइड लें, साथ अल्काइल ग्रुप लें, तो इसको हम कहते हैं ग्रीक नॉट रिएजेंट। तो ग्रीक नॉट रिएजेंट को सबसे पहले आपने याद करना है कि अल्काइल हेलाइड्स को, और इनको तैयार करने का वे क्या है कि अल्काइल हेलाइड दैट इज आर एस को अगर आप मैग्नीशियम मेटल के साथ ट्रीट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट, तो जो फाइनली कंपाउंड बनता है दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड इज नोन एज द ग्रीक नॉट रिएजेंट। और ये जो कंपाउंड होते हैं अगर आप इसमें वाटर ऐड कर दें या एसिड ऐड कर दें तो ये कंपाउंड फौरन से ब्रेक डाउन होके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज एन अल्केन। तो ये आपको बताने के लिए इक्वेशन लिखी है, देखें बच्चों ये आपके पास एक ग्रीक नॉट रिएजेंट है और ग्रीक नॉट रिएजेंट की कौन सी टाइप है, दैट इज मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। अब ये आप लोगों ने याद रखना है कि ग्रीक नॉट रीजन में ये जो अल्काइल ग्रुप होता है इट विल हैव अ पार्शियल नेगेटिव चार्ज। दिस पार्शियल नेगेटिव चार्ज विल अट्रैक्ट द H पॉजिटिव आयन ऑफ दिस वाटर मॉलिक्यूल। अब आप जानते हैं वाटर का फार्मूला H2O है। H2O को अगर आप ओपन करके लिखेंगे तो H2O के अंदर एक H पॉजिटिव आयन होता है और दूसरा OH नेगेटिव आयन होता है। तो ये भी आप लोगों ने बारहा पढ़ा है कि जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं दे विल अट्रैक्ट विद ईच अदर, एज ए रिजल्ट दिस CH3 विल अट्रैक्ट दिस H पॉजिटिव आयन, एज ए रिजल्ट दिस कंपाउंड विल बी कन्वर्टेड इनटू एन मीथेन, while this magnesium metal will break its bond with methyl group. As a result this magnesium will make a new bond with this hydroxide ion, as a result magnesium bromide as well as hydroxide ion भी जो कंपाउंड होगा इस साथ अटैच होगा। तो हमारे पास ये जो प्रोडक्ट होते हैं इसको बोलते हैं साइड प्रोडक्ट, ये हमारा मेन कंपाउंड था। इन द सेम वे अगर आप स्टार्टिंग मटेरियल चेंज करते हैं, मिथाइल के बजाय इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड लेते हैं और इसका भी रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हैं, तो ग्रीक नॉट रीजन की एक कंपल्सरी कंडीशन ये है कि ये रिएक्शन हमेशा ईथर सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होते हैं। तो इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इस वाटर की अगेन H पॉजिटिव आयन को ले लेगा। अब CH2 ने एक हाइड्रोजन ली है तो पीछे ये क्या बनेगा, CH3
एज ए रिजल्ट इनका आपस में बॉन्ड टूटेगा, मैग्नीशियम, ब्रोमीन और साथ ये OH आपस में मिलके एक न्यू कंपाउंड को सिंथेसाइज कर लेंगे। तो ये जो है ये भी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है बच्चों। जब तक आप इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको ये चीजें क्लियर नहीं होंगी। अगरचे आज का लेक्चर थोड़ा सा आपके लिए आपको शायद टफ लगे, लेकिन मैंने भी जैसे पूरी कोशिश की है कि आपको कंपैरिजन के साथ पढ़ाऊं, और आप लोगों ने इन रिएक्शंस की प्रॉपर तैयारी करनी है। इनको अच्छी तरह लिख के प्रैक्टिस कीजिए, इनको तैयार कीजिए। जब ये चीजें आपके माइंड में जहन नशीन हो जाएंगी, पक्की हो जाएंगी, तो आपको इन लेक्चर की अंडरस्टैंडिंग में किसी किस्म की प्रॉब्लम को फेस नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज योर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। तो अल्केन के लिए आपने पढ़ा है कि अल्केन के 4 मेंबर्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। ये 4 मेंबर्स जो होते हैं इसके उनकी उनका कोई कलर नहीं होता, उनकी कोई स्मेल नहीं होती, ये चारों के चारों मेंबर्स गैसेस होते हैं। लेकिन अगर आप कार्बन नंबर 5 से कार्बन नंबर 17 तक यानी पेंटेन से हेप्टाडिकेन की तरफ आए तो ये कलरलेस अडरलेस लिक्विड्स हैं। लेकिन जो हाईएस्ट मेंबर है दैट इज फ्रॉम C18 से ऑनवर्ड वो सारे के सारे मोम की तरह के वैक्सी होते हैं, जिस तरह मोम होती है उसकी तरह के सॉलिड्स होते हैं, और ये भी कलरलेस और अडरलेस होते हैं। सेकेंड प्रॉपर्टी आप लोगों ने इसके स्टार्ट में इसके स्ट्रक्चर में पढ़ा था कि एल्केन्स के अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन ज्यादा नहीं होता। तो इट मीन ये कंपाउंड नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर के अलावा ये जो चूंकि आपने प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है लाइक डिजॉल्व लाइक का, यानी जो चीज जैसी हो वो उसमें ही डिजॉल्व होती है। तो ऐसा कभी नहीं होगा कि नॉन पोलर सॉल्वेंट पोलर में डिजॉल्व हो जाए, बल्कि अगर एक चीज नॉन पोलर नेचर की है तो उसके लिए सॉल्वेंट भी नॉन पोलर ही चाहिए। तो ये नॉन पोलर होने की वजह से ये पोलर सॉल्वेंट लाइक वाटर में डिजॉल्व नहीं होते, लेकिन इनकी सॉलिबिलिटी नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक बेंजीन। अब ये फार्मूला आपकी आसानी के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है दैट इज C6H6। ईथर भी एक सॉल्वेंट है। कार्बन टेट्राक्लोराइड उसका फार्मूला CCl4 है। ये सारे के सारे सॉल्वेंट है, ये सब के सब इसमें डिजॉल्व हो जाते हैं। इन द सेम वे अगर आप फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखें लाइक मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट को या इनकी डेंसिटी को, तो वो भी इंक्रीज हो जाती हैं विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, लेकिन इनकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन दी मॉलिक्यूलर मास के साथ। तो ये पॉइंट क्या आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि अगर आप इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जैसे जैसे कार्बन एटम की चेन बढ़ती जाए यानी ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, तो इनके आप जानते हैं जितने ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे उतनी ज्यादा उनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस बढ़ेंगी, तो उनमें उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी की चांसेस बढ़ेंगे। तो ये पॉइंट आपने फर्स्ट ईयर की चैप्टर नंबर 4 में पढ़ा था कि लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है वो डिपेंड करती हैं ऑन दी चेन ऑफ कार्बन एटम पे। लॉन्गर दी चेन ऑफ कार्बन एटम ग्रेटर विल बी दी मेल्टिंग एंड देयर बॉइलिंग पॉइंट्स। सो हम क्या कह सकते हैं कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो इन कंपाउंड्स की इनके कार्बन एटम के बढ़ने से इंक्रीज होती हैं, लेकिन इसी के साथ एक केस रिवर्स हो जाता है जब आप सॉलिबिलिटी की बात करते हैं, क्योंकि सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाती है विद इंक्रीज इन दी मॉलिक्यूलर मास, और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस बाय 20 to 30 डिग्री सेल्सियस फॉर एडिशन ऑफ ईच CH2 ग्रुप टू द मॉलिक्यूल। के आप अगर पेंटेन है और उसके बजाय आप हेक्सेन ऐड कर रहे हैं, तो पेंटेन और हेक्सेन में अगर एक मिथाइल ग्रुप का डिफरेंस है तो एक मिथाइल ग्रुप के डिफरेंस की वजह से मेल्टिंग या बॉइलिंग पॉइंट की जो वैल्यू होती है वो 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है वो चेंज हो सकती है। इसके बाद स्टूडेंट जो चीज आपकी बुक में अभी नहीं है दैट इज दी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच चेन अल्केन की रीजन नहीं है। आपकी बुक में ये लिखा हुआ है कि आपके पास दो तरह के कंपाउंड होते हैं दैट इज ब्रांच चेन एंड स्ट्रेट चेन। यहाँ देखें बच्चों ये आपके पास स्ट्रेट चेन कंपाउंड है दैट इज योर एन पेंटेन। इसी तरह ये पेंटेन का सेकंड आइसोमर है दैट इज आइसोपेंटेन, और ये इसका थर्ड आइसोमर है दैट इज एन न्यूपेंटेन। तो इनमें देखिए बच्चों ये क्या हुई हुई है ब्रांचिंग। ये अगर 4 कार्बन सीधी हैं और 5वीं कार्बन ऊपर चली जाए, या इस तरह हो के 3 कार्बन सीधे हैं और 2 कार्बन जो है वो साइड पे ब्रांच बन जाए, तो ये कहलाती है इसकी ब्रांचिंग, और इसको हम बोलते हैं ये है ये भी ब्रांच चेन अल्केन है, ये भी ब्रांच चेन अल्केन है। लेकिन ये क्या है आपके पास स्ट्रेट चेन अल्केन है। स्ट्रेट का मतलब ये होता है जिसमें सारे कार्बन आइटम एक ही सीधी चेन में लगे हों, इसको बोलते हैं स्ट्रेट चेन अल्केन, जिसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं एन। और आइसो का जो वर्ड होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ब्रांच चेन को। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 8 है दैट इज व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ ब्रांचिंग ऑन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अल्केन। तो ये जनरल लिखा हुआ है, लेकिन हम इसके साथ इसकी बॉइलिंग पॉइंट की रीजन को जो है वो पढ़ेंगे कि आपकी बुक में सिर्फ ये लिखा गया है कि जो बॉइलिंग पॉइंट होते हैं अल्केन में, कौन सी अल्केन की? जो ब्रांच चेन होती है।
उनके बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। किन के बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं? इनके। ये वाले जो ब्रांच चेन है दैट इज आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, ये जो ब्रांच चेन में कंपाउंड है इनके इनके जो बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होते हैं, जबकि जो स्ट्रेट चेन होते हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। तो ऐसा क्यों है? अब ये रीजन आपकी बुक में नहीं दी गई थी, तो रीजन जो है वो मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख दी है। आप चाहे इसको अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर नोट डाउन कर लें, बल्कि इसको जरूर करें तो बेहतर है, ताकि आपके एक्सरसाइज का ये शॉर्ट क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। तो इस बात को सबसे पहले अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ देखें बच्चों, इसको बोलते हैं कि एन पेंटेन में अगर आप कार्बन काउंट करें स्ट्रेट चेन में तो आपको ये 5 कार्बन नजर आ रही हैं। ठीक है, इन 5 कार्बन के साथ क्या लगी हुई है? डिफरेंट हाइड्रोजन्स। ठीक है, तो इनकी आप ये कह सकते हैं इनके पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हैं। स्ट्रेट चेन अल्केन जो होती हैं या जिसको आप एन पेंटेन बोलते हैं, तो इनकी जो है वो पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ज्यादा हैं। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट के ज्यादा होने से क्या होता है कि जो ये पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट यानी ये जो है इनको साइडों पे इधर से ये डिफरेंट तरह की पॉसिबिलिटी है कि ये इधर से भी इंटरेक्ट कर सकती हैं, इधर से भी इंटरेक्ट कर सकते हैं। इट मीन इनका सरफेस एरिया ज्यादा है। जो स्ट्रेट चेन होते हैं इन कंपाउंड्स का सरफेस एरिया ज्यादा है, लेकिन अगर आप इस कंपाउंड को चेक करें तो इस कंपाउंड का सरफेस एरिया कम है, इस कंपाउंड का सरफेस एरिया इससे भी कम है। इट मीन जितना सरफेस एरिया कम हो जाएगा, इट मीन इस कंपाउंड की उतनी ज्यादा कांटेक्ट की एबिलिटी दीगर एटम्स के साथ या बाहर वाले किसी रिएजेंट ने अगर इन पर अटैक करना है तो उनके साथ कम हो जाएगी। एज ए रिजल्ट हम ये कह सकते हैं कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं इनके अंदर किस चीज का फिनोमिना है? लार्ज सरफेस एरिया का, जबकि जो ब्रांच चेन होते हैं इनका सरफेस एरिया कम होता है। एज ए रिजल्ट यहाँ पे आपने क्या देखा कि जो स्ट्रेट चेन अल्केन होते हैं इनका सरफेस एरिया ज्यादा होता है। यानी इसका मतलब क्या है कि इनका ग्रेटर सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट बिटवीन मॉलिक्यूल, यानी मोर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। इट मीन जितना ज्यादा सरफेस एरिया होता है, इट मीन उनमें ज्यादा से ज्यादा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, याद रखिएगा लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस का सेकंड नेम वंडरवॉल फोर्सेस भी है। तो जितनी ज्यादा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होंगे उतनी ज्यादा पोलराइजेबिलिटी मॉलिक्यूल में क्रिएट होगी, उतनी ज्यादा उनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाएंगी। तो जितनी ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है, इट मीन उसके उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ने के लिए आपको लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है और तभी चीज जाकर बॉयल होती है। यही वजह है कि जो स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट हायर होते हैं। इसके बरक्स स्टूडेंट्स अगर आप ब्रांच चेन एल्केन की तरफ जाते हैं तो उनका सरफेस एरिया स्मॉल होता है, क्योंकि वो अपने आप को सफेरिकल या स्फीयर बनाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से उनका सरफेस एरिया कम हो जाता है। वंडरवॉल फोर्सेस अभी आपको बताया कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं सरफेस एरिया के। जितना सरफेस एरिया कम होगा उतनी अट्रैक्शन कम होगी। इट मीन वो बॉन्ड उतना ही वीकर होगा और उसको तोड़ने के लिए हमें लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ेगी। सो इनके बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाते हैं? लोअर हो जाते हैं। तो ये चीज आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताई कि इनके अंदर ज्यादा पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट है, इस कंपाउंड का सरफेस एरिया ज्यादा है। इस कंपाउंड का सरफेस एरिया क्यों कम हो गया है? क्योंकि ये कार्बन एटम जो है इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के साथ सेंटर में आके घिर गई है। अब ये मजीद किसी और के साथ जो है वो इन कांटेक्ट नहीं आ सकती। इट मीन अगर इसका सरफेस एरिया कंपाउंड का कम हो गया है तो इस कंपाउंड का सरफेस एरिया मजीद कम हो गया है। तो इट मीन सरफेस एरिया कम होगा तो इंट्रैक्शन कम होगी, वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनमें कम हो जाएंगी। सो इनके बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाएंगे? लो हो जाएंगे। तो ये जो रीजन आपको यहाँ पे मैंने दी है, ये रीजन बच्चों आप लोग अपनी बुक के ऊपर इसको उतार लें। और ये आपकी इसी तरह यही चीज बॉइलिंग पॉइंट के अलावा मेल्टिंग पॉइंट में भी इसकी यही रीजन है, तो आप अपनी बुक में इस चीज को ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट लास्ट के अंदर आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवानी है, तो वो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट ऑनवर्ड लेक्चर्स में करवाऊंगी। लेकिन उसके लिए आपने ये कुछ टिप्स का एक पेज बना लें। अपनी कोशिश करें कि जो आपकी टेक्स्ट बुक के एंड पे ना बिल्कुल जो लास्ट पेज एक लगा लें और उसके साथ टिप्स का पेज लगा लें फॉर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की सिंथेसिस के लिए। उनमें सबसे पहली टिप ये लिखें कि अल्कोहलिक वेज जब भी अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करते हैं तो हमेशा अल्कीन पैदा होती है। ये बात आपको मैंने अभी बताई। कहाँ पे बताई थी आपको? अगर आप लोग थोड़ा सा रिकॉल करें इस रिएक्शन को तो ये वो चीज थी कि जब अल्काइल हैलाइड्स के अंदर आप अल्कोहलिक वेज को ट्रीट करते हैं तो इससे फॉर्मेशन किसकी होती है स्टूडेंट्स? अल्कीन की सिंथेसिस की होती है। ठीक है, और इसी की तरह आपने एक तो ये याद करना है कि अल्कोहलिक वेज जब भी अल्काइल हैलाइड से रिएक्ट करते हैं तो हमेशा अल्कीन्स की सिंथेसिस होती है।
सेकंड चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज योर वर्ड्स रिएक्शन. व्हाट इज वर्ड्स रिएक्शन? वर्ड्स रिएक्शन इज बेसिकली द यूटिलाइजेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स इन टू मॉलिक्यूल ऑफ अल्काइल हैलाइड व्हेन ट्रीटेड विद सोडियम मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर सॉल्वेंट. तो हमेशा इससे सिमेट्रिकल अल्केन की सिंथेसिस होती है. सिमेट्रिकल अल्केन कैसे बनेगी कि ये दो मिथाइल ग्रुप आपस में रिएक्ट करके इथेन बनाएंगे और ये सोडियम और ये क्लोरीन मिलके 2NaCl की सिंथेसिस करेंगे. इसी तरह अगर आप याद रखिएगा कि इस प्रोसेस से आपको जो अल्केन मिलेगी दैट इज सिमेट्रिकल अल्केन. सो अगर ये आपके पास इथाइल क्लोराइड है तो इथाइल क्लोराइड से आपको ब्यूटेन की फॉर्मेशन होगी एंड सो ऑन. तो ये चीजों को आप लोगों ने बच्चों तैयार करना है. अगर आज के लेक्चर के हवाले से आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है तो बच्चों आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कर सकते हैं या आप व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं. नो इश्यू. लेकिन आज के लेक्चर को बच्चे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा. अगर आज के लेक्चर को आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे. ऑर्गेनिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज होती है दैट इज योर प्रैक्टिस. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. इन द सेम वे जब तक आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के इन तमाम रिएक्शन को, चूंकि अभी आपका स्टार्ट है तो कोशिश करें इन तमाम रिएक्शंस को 3-3 4-4 दफा जुबानी एक दफा देखें, समझे, गौर करें, इसको लर्न करें, मेमोराइज करें, फिर 3 से 4 दफा स्टूडेंट इसको राइट डाउन करें. जब तक आप 3 से 4 दफा राइट डाउन नहीं करोगे आपको ये चीज नहीं आएगी. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट चीज के अंदर क्या है? आपकी प्रैक्टिस. तो प्रैक्टिस जरूर करें. प्रैक्टिस के बगैर आपको कुछ नहीं आएगा. आप इसमें आगे मूव ऑन नहीं कर सकते. एंड इट इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वर्क इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री. सो लेट्स एंड अवर लेक्चर. ओके, अल्लाह हाफिज.